चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बहुआयामी जीवन को टटोलने वाले हैं जिनके बनाए गए बुनियादी और संरचनात्मक ढांचे आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन को चला रहे हैं। हम सब उन्हें मुख्य रूप से भारतीय संविधान के जनक के तौर पर पूछते हैं, है ना? लेकिन जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से खंगालते हैं तो एक ऐसा जटिल और शानदार व्यक्तित्व सामने आता है जिसे सिर्फ एक ही भूमिका के खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। इस चर्चा के दौरान हम उनके सफर के हर उस पहलू को जोड़ेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है। संविधान निर्माण से लेकर उनके आर्थिक विजन, महिला और श्रमिक अधिकारों की उनकी लड़ाई और आखिर में उनकी उस जटिल विरासत तक जिस पर आज भी बहुत कुछ कहा और सुना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सफर और उन अकल्पनीय बाधाओं की जिन्हें उन्होंने पार किया। एक तरफ विदेश में हासिल की गई उनकी टॉप लेवल की डिग्रियां थीं और दूसरी तरफ अपने ही देश में एक महार होने के कारण झेला गया वो कड़वा और अपमानजनक भेदभाव। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर 1913 से 1917 के बीच कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी और उसके तुरंत बाद लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट। मतलब ये ज्ञान पाने की एक जबरदस्त और अटूट लालसा थी। और उनका ये ज्ञान ऐसा वैसा नहीं था। उस दौर के सबसे बड़े शिक्षाविद भी उनके मुरीद थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के दिग्गज प्रोफेसर एडविन फॉक्सवेल ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास जीतने के लिए अब यहां कोई और अकादमिक दुनिया बची ही नहीं है। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। खैर, अकादमिक दुनिया पर फतह हासिल करने के बाद उनका एक और रूप सामने आता है, एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री का। ये वो अनसुना पहलू है जिसने आधुनिक भारत के आर्थिक और संसाधन प्रबंधन की पूरी नींव ही रख दी। ये बात सच में दिलचस्प है कि उनकी क्रांतिकारी रिसर्च थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने उन बुनियादी ढांचों की कल्पना बहुत पहले ही कर ली थी जिन्होंने आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का रास्ता साफ किया। उनका जोर हमेशा से ही मूल्य स्थिरता और एक ऑटोमैटिक मॉनेटरी सिस्टम पर रहा। और बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। एक विजनरी के तौर पर उन्होंने देश की नदियों और जल संसाधनों के लिए जो बहुउद्देशीय मॉडल तैयार किया, चाहे वो दामोदर वैली हो, हीराकुड हो या सोन रिवर प्रोजेक्ट, वो कमाल का था। इससे ये साबित होता है कि उनका नजरिया सिर्फ कानूनी किताबों तक सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि वो जमीनी स्तर पर देश को गढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ साथ शोषित वर्ग को ऊपर उठाना उनका सबसे बड़ा मिशन था। और समानता की ये लड़ाई वर्कप्लेस से लेकर घर की चार दीवारी तक लड़ी गई। इस ब्रेकडाउन से उनकी भूमिका एकदम साफ हो जाती है। लेबर मेंबर रहते हुए उन्होंने ऐसा कानून पास कराया जिससे मजदूर और मालिक पहली बार बराबरी के दर्जे पर खड़े हुए। और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उस जर्जर हो चुके सामाजिक सिस्टम की मरम्मत करने का एक बेहद साहसिक कदम उठाया। उनका एक बहुत ही स्पष्ट और करारा विचार था कि जो लोग समाज को बचाए रखना चाहते हैं उन्हें उसकी मरम्मत के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब तत्कालीन सरकार ने इस अहम सुधार के काम पर ब्रेक लगा दिया तो उन्होंने बिना किसी समझौते के अपने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिना समझौते वाली यही आक्रामकता उनकी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में भी साफ दिखती है। सिस्टमिक अत्याचार को जड़ से उखाड़ने के लिए जिस बेखौफ बौद्धिक साहस की जरूरत होती है वो उनके लिखे गए पत्रों और संवादों में साफ झलकता है। 1936 के इस ऐतिहासिक टकराव को ही ले लीजिए। जात पात तोड़क मंडल चाहता था कि वो अपने भाषण के कुछ शब्द बदल दें, थोड़े नरम पड़ जाएं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था, मैं एक कॉमा तक नहीं बदलूंगा। नतीजा क्या हुआ? वो सम्मेलन ही रद्द हो गया, पर उन्होंने अपना कड़ा स्टैंड नहीं बदला। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि जब तक जाति जैसी गहरी और सड़ी हुई व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक आज़ादी या लोकतंत्र बस ताश के पत्तों के महल जैसा होगा। और समाज की इसी गहरी नब्ज को समझते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र और नए भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने की वो विशाल जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका विजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। उनका मकसद था एक ऐसा रिपब्लिक बनाना जो चेक्स एंड बैलेंसेस और नागरिकों के पक्के अधिकारों पर खड़ा हो।
आज जो हमारी संसद की इमारत और पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली है, वो उसी डिजाइन का एक जीता जागता सबूत है। उन्होंने एक स्वतंत्र कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तो सुनिश्चित की ही, साथ ही अनुच्छेद 330 और 332 के तहत ऐसे ठोस प्रावधान बनाए ताकि जो लोग सदियों से हाशिए पर रहे हैं, उनकी आवाज भी आजादी के साथ देश की मुख्य राजनीति में गूंज सके। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, उनकी एक ऐसी जटिल और स्थायी विरासत जिसे लेकर आधुनिक राजनीति में आज भी एक अलग ही रस्साकशी चलती रहती है। इतिहास गवाह है कि समानता के जिस ढांचे की उन्हें जीवन भर तलाश रही, वो आखिरकार उन्हें बौद्ध धर्म में दिखाई दिया। अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि में उनका बौद्ध धर्म अपनाना और फिर उसी साल दिसंबर में दिल्ली के अपने निवास पर उनका महापरिनिर्वाण, ये उनकी जीवन का एक बहुत ही विचारशील और निर्णायक मोड़ था। अगर आज हम तथ्यों को तटस्थ होकर देखें तो एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ उनका बनाया कानूनी ढांचा है और दूसरी तरफ उनकी यादों को संजोने का तरीका, जो वक्त के साथ बहुत बदला है। उनका वो दिल्ली वाला घर जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, वो एक टूटे हुए बंगले और खो गए कागजों की स्थिति से लेकर आज एक हाई प्रोफाइल मेमोरियल प्रोजेक्ट में तब्दील हो चुका है, जिसने अलग अलग सरकारों का दौर देखा है। आज का ये डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल उनकी पूरी यात्रा की कहानी कहता है। एक खुली किताब या कहें खुले संविधान के आकार की वो बिल्डिंग, वो कांसे का अशोक स्तंभ और बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रों के बीच खड़ा बोधि वृक्ष, ये मेमोरियल उनके संविधान निर्माता से लेकर उनकी बौद्ध आस्था तक के पूरे सफर को राजधानी के परिदृश्य में हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। तो चलिए इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसकी विरासत के इतने सारे आयाम हैं, जिसे अक्सर हम सिर्फ एक ही चश्मे से देखने की गलती कर बैठते हैं, आखिर उनके बनाए वो विशाल और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट्स आज की आधुनिक दुनिया में न्याय और समानता की लड़ाई को कैसे दिशा दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।